बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयंस को। ठीक है, आयंस एक ऐसी स्पीशी है, स्पीशी में क्या आ जाएगा, एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम से मुराद है कि एक से ज़्यादा एटम जब एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन करें उनको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ एटम, एक से ज़्यादा। ठीक है, एटम या फिर एटम का ग्रुप जिसके ऊपर कोई चार्ज हो। ठीक है, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, आयन आयन उसे हम कहेंगे कि एक एटम का ग्रुप या फिर एक एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज हो उसको आयन कहेंगे। ठीक है, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास आयंस की एग्जाम टाइप्स। आयंस की दो जो है वो टाइप्स हैं, एक कैट आयंस और दूसरा एन आयंस। अब हम इन दोनों को वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले है हमारे पास कैट आयंस। ठीक है, कैट आयन ऐसा जो है एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कहेंगे कैट आयंस। ठीक है, एक ऐसा एटम या फिर एटम का ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो क्या होगा, वो कैट आयंस होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कैट आयंस किस तरह से बनते हैं। क्या ये तो हमने पढ़ लिया कि जब कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है फिर जाके क्या बनते हैं, कैटायंस। अब हम पढ़ते हैं कैटायंस किस तरह से बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ सोडियम की। सोडियम Na, आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, 11 एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि इसके पास 11 प्रोटॉन है। ठीक है, 11 प्रोटॉन है तो जाहिर सी बात है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे। यहाँ पे मैं आपके सामने जो है वो सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ। ये क्या है, ये है प्रोटॉन, ये शेल नंबर 1, ये शेल नंबर 2 और ये शेल नंबर 3। पहले शेल में है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और नेक्स्ट में कितने होंगे, नेक्स्ट में सिर्फ एक। अब आप देखें 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 8 10 और 1 11। ठीक है, इसका मतलब है सोडियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर रहा है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब ये है कि आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल जो या फिर जो सबसे बाहर वाला शेल है उसके अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा। ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये क्या करे कि ये जो है 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, या फिर ये अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे ताकि ये वाला शेल जो है बाहर वाला सारा ख़त्म हो जाए और जो पीछे वाला शेल बच जाए उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो। जाहिर सी बात है इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने की बजाय इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है, और बाकी जो है सेकंड शेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। इसलिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आएगा कि ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके ऊपर वन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किस तरह 1 पॉजिटिव चार्ज, इस तरह हम सोडियम को अगर लिखेंगे, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसको हम इस तरह लिखेंगे Na यानी सोडियम, इसके ऊपर +1। ठीक है, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर आप अकेला प्लस लिख दें कि इसका मतलब यही है कि जिसके साथ कुछ नया वो 1 है। ठीक है, अगर आप सिंपली प्लस का साइन डाल देते हैं कि तो इसका मतलब ये है कि +1 यानी सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। ठीक है, इसके आप इसी तरह हाइड्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इसके अंदर सिर्फ 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, इसके पास सिर्फ एक ही शेल होता है और ये तो इसका हो गया ना न्यूक्लियस के बाद ये पहला शेल है और पहले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, एक लूज भी कर सकता है। अगर ये इसको लूज कर दे तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, +1, हाइड्रोजन +1। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज करेगा उतने ही उसके ऊपर
प्लस के साइन आ जाएंगे, ठीक है। अगर जिस तरह सोडियम ने और हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया था तो इनके ऊपर +1 चार्ज आ गया। अब मैं आपको इसकी दूसरी एग्जांपल दे रही हूँ मैग्नीशियम की, ठीक है। आप मैग्नीशियम की भी ले सकते हैं, आप कैल्शियम की भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम का क्या है एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 4। यहाँ पे मैं मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर ड्रा कर रही हूँ। पहले शेल में है 2, अगले शेल में है 2, इस तरह। मैं इसे और कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। पहले शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने की बजाय इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने को प्रेफर करेगा, ठीक है। मैग्नीशियम अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। और ये वाला जो बाहर वाला सारा शेल है ये ख़त्म हो जाएगा और बाकी जो शेल बच जाएगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम मैग्नीशियम को किस तरह से लिखेंगे, हम मैग्नीशियम को इस तरह से लिखेंगे Mg+2। हम इसे +2 क्यों लिख रहे हैं, हम इसे +2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैग्नीशियम ने या जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, इसलिए इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया है, ठीक है। अब हम इसे स्टडी कर लेते हैं। एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड कैटाइन। When atom lose an electron, it forms cation. Number of positive charge on an atom is followed by the number of electron lost by that atom. ठीक है, यानी लास्ट वाले पॉइंट का मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम लूज करेगा उतने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। जिस तरह सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया था तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, और मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए उसके ऊपर +2 चार्ज आ गया। इसी तरह कैल्शियम में क्या होगा, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जो जितने एटम को जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके ऊपर उतने पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। नेक्स्ट वही एग्जांपल जो मैंने आपको पहले दी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसके ऊपर +1 चार्ज, ठीक है, इस तरह। और कैल्शियम जो है वो 2 को लूज कर रहा है तो इसके ऊपर C8+2 चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास N9। यहाँ पे मुझसे गलती से आयंस लिखा गया है, यहाँ पे आएगा N आयंस। N आयंस तब बनते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ठीक है। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब हमारे पास क्या बनते हैं, N आयंस बनते हैं। N आयंस जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर उतने ही नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। पहले तो ये कि एनाइंस किस तरह बनते हैं, जब कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और वो जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे उसके ऊपर उतने ही नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम अदर देन एनाइन इज फॉर्म्ड, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और इसकी एग्जांपल हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इसका मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये तो हो गया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, और ये सेकंड शेल, और ये थर्ड शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। किसी और कलर से ड्रा कर लेती हूँ। पहले में है 2, नेक्स्ट में है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और नेक्स्ट में कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। अगर बजाय इसके कि ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज़्यादा आसान है। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, इसके लिए आसान होगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज की कितनी अमाउंट होगी, 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो चार्ज है वो भी 1 होगा।
सेकंड एग्जांपल है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके अगर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 8। अगर एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट शेल में 2 है, नेक्स्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है। जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही। नेगेटिव चार्ज कितने आएंगे, -2, ठीक है, -2 आएंगे, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये हमारा आयन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। जिस तरह एटम अगर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो वो आयन बन जाता है। जिस तरह एटम जो है वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज या फिर गेन करे तो वो आयन बन जाता है। इसी तरह अगर मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल जो है वो लूज़ या गेन करे इलेक्ट्रॉन को, पहले तो ये कि मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। जब एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, जब दो या फिर दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तब हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। और मॉलिक्यूल जो है जब किसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या फिर गेन करता है तब हमारे पास क्या बनता है, तब हमारे पास बनता है मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन पे भी सेम लाइक आयन पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। अगर तो पॉजिटिव चार्ज हुआ, ठीक है, मैंने कहा है कि वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर तो पॉजिटिव चार्ज हुआ फिर हम उसे कहेंगे कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब नेगेटिव चार्ज होगा तब हम उसे कहेंगे एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। जब मैं दोबारा बता रही हूँ, मॉलिक्यूलर आयन अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तब हम उसे कहेंगे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब हम उसे कहेंगे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। और जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन से तादाद में ज़्यादा होते हैं, अबंडेंट होते हैं, ठीक है। अबंडेंट का मतलब यही है कि वो तादाद में ज़्यादा होते हैं। लास्ट है हमारे पास फ्री रेडिकल्स, ठीक है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये बड़ा अहम टॉपिक है। फ्री रेडिकल्स जो हैं असल में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। ये रिएक्टिव क्यों होती हैं ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम ये इनकी जो है वो फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि ये किस तरह से बनते हैं, ठीक है। जब कोई कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, जब कोई कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, जब किसी कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज होती है तब हमारे पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मुराद ये है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ फिर आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कोवलेंट स्ट्रक्चर ड्रा करें, कोई भी ऐसा जो है कंपाउंड ड्रा करें या फिर कोई एटम ऐसे ड्रा करें जिसके पास जो है जिनका जो है आपस में लिंकेज क्या हो, कोवलेंट हो। यहाँ पे मैं ड्रा कर रही हूँ मीथेन, इथेन। आपको पता है हाइड्रोकार्बन सब में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। आप मीथेन ले लें, आप इथेन ले लें, प्रोपेन ले लें, आप ब्यूटेन ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ मीथेन, ठीक है। मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एक कार्बन, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है CH4, एक कार्बन का बॉन्ड है 4 हाइड्रोजन के साथ, कुछ इस तरह से CH और ये इस तरह से। इसका ये जो बॉन्ड मैंने ड्रा किया है इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया है, एक कार्बन है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो सेकंड शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि एक हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लें, ठीक है। हाइड्रोजन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और कार्बन में जो है वो पूरे 8 हो जाएं। पूरे 8 किस तरह से होंगे, एक इस हाइड्रोजन ने शेयर किया, एक इस कार्बन के पास तो आउटरमोस्ट में ना 4 हैं, इस तरह इस कार्बन ने अपना एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया और एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। अब आप देखें कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, ठीक है। कार्बन का जो आउटरमोस्ट शेल है उसके अंदर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अपने और 4 इन दिए गए हाइड्रोजन के। अब फ्री रेडिकल्स किस तरह से बनेंगे, फ्री रेडिकल्स कुछ इस तरह से बनेंगे कि जब ये मैं कहूँ कि मैं एक बॉन्ड को ब्रेक कर रही हूँ, ठीक है, होमोलिटिक ब्रेकेज, ठीक है। फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय द होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ
कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड की होमोलिटिक ब्रेकेज। होमोलिटिक का मतलब क्या है? होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, सेम या फिर एक जैसे। लिटिक का जो वर्ड है वो वर्ड लाइसिस से निकला है, LYSIS, लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन या फिर तोड़ना, ठीक है। होमोलिटिक का मतलब है एक तरह से तोड़ना, ठीक है, सेम तरीके से तोड़ना। अब वो होमोलिटिक यहाँ पे किस तरह अप्लाई हो रहा है कि मैं कह रही हूँ कि मैं इस बॉन्ड को तोड़ रही हूँ, ठीक है, इसको इस तरह से तोड़ रही हूँ कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए और कार्बन को उसके पास छोड़ जाए, ठीक है। इस तरह ना हो कि हाइड्रोजन जब जा रहा है तो अपने साथ साथ कार्बन का भी लेके निकल जाए, या फिर हाइड्रोजन अपना दे के खुद निकल जाए और अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे जाए, नहीं। होमोलिटी का मतलब ये है कि जो जो इन्होंने अपना शेयर किया था वो लेके निकल जाए। जिस तरह आप हाइड्रोजन ने अपना ये शेयर किया था, हाइड्रोजन इसको लेके बाहर निकल जाए, और जो कार्बन का है वो अपने साथ लेके जाने की बजाय कार्बन के पास ही छोड़ जाए, इसको हम कहते हैं होमोलिटिक ब्रेकेज, ठीक है। फर्स्ट कर लें आपके यहाँ पे जो है वो होमोलिटिक ब्रेकेज हो गई, ये जो है ये चीज़ बाहर निकल गई, आपके पास बाकी क्या बच गया? आपके पास कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। जब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन बच गए तो इसका मतलब जब आप इसे लिखोगे, आप इसको कुछ इस तरह से लिखोगे, CH3 और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक अनपेयर्ड है। अनपेयर का मतलब जिसका किसी के साथ पेयर नहीं है, ये वैसे ही पड़ा हुआ है कार्बन के पास, अनपेयर है। अब आप देखें फ्री रेडिकल्स के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अमाउंट होती है वो ओड होती है। आप देखें 1 ओड है, इवन ऑब्वियसली 1 ओड है, ठीक है, 1 ओड है। इसका मतलब पहली शर्त तो पूरी हो गई कि हमने कहा था कि हम फ्री रेडिकल्स के पास अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती हैं, तो 1 जो है वो अनपेयर भी है और ओड भी है, 2 शर्तें पूरी हो गई। सेकंड हमने ये कहा, ये जो है ये फ्री रेडिकल्स है, ठीक है, ये फ्री रेडिकल्स है, और फ्री रेडिकल्स को हम किस तरह से लिखते हैं कि ये CH3 तो पूरे बॉन्ड बन गया, ठीक है, 3 हाइड्रोजन के 3 कार्बन के, वो जो एक अजाफी था उसको हम, जो अनपेयर था, उसको लिखने का तरीका ये होता है कि उसको हम इसके नेम के ऊपर एक डॉट डाल देते हैं, जिस तरह ये CH3 और इसके ऊपर ये है एक डॉट डाल दिया, इसका ये हमें बताएगा कि ये फ्री रेडिकल्स हैं। और फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है इस कायनात की हर चीज़ जो है वो स्टेबल होने के चक्कर में है, हर एलिमेंट ट्राई करता है, हर कंपाउंड जो है वो कोशिश करता है कि वो स्टेबल हो, हर चीज़ स्टेबिलिटी। स्टेबल का मतलब ये है कि अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो खुद को ये कहेगा कि भाई मैं तो स्टेबल हूँ, मेरे पास पूरे इलेक्ट्रॉन में स्टेबल हूँ। जैसे अब नोबल गैसेज हैं, नियॉन, हीलियम, उनके आउटर मोस्ट शेल में पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबल हैं। स्टेबल से मतलब ये है कि ना ही तो वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देती हैं, ना ही वो किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन खुद रिसीव करती हैं, वो स्टेबल है, किसी को नहीं छेड़ती, अपने आराम से बैठी हुई हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो भी स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। अब फ्री रेडिकल्स का तो जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस तरह बिल्कुल CH3, इसका जैसे मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया था मैं दोबारा ड्रा करती हूँ इस तरह से, CH और एक इसका इस एक H का इस कार्बन का, और ये जो है एक अजाफी। अब इसके पास जो है ये कोशिश करेगा कि मैं किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करूं ताकि उससे मैं एक इलेक्ट्रॉन ले सकूं, ठीक है। जब मैं उससे एक इलेक्ट्रॉन लूँगा तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दो ये कितने हो गए, 6। एक मेरा अपना, मैं किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना लूँ जल्दी से, जब मैं दूसरे के साथ बॉन्ड बनाऊंगा तो उसका एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाएगा और मेरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएंगे, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। ये अपनी स्टेबिलिटी के चक्कर में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ रिएक्ट करते हैं, एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज़ होते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है। ये स्टेबिलिटी के चक्कर में बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब आपको समझ लगी होगी फ्री रेडिकल्स जो हैं वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव क्यों होते हैं, ठीक है। एक तो ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव है मैंने बता दिया, दूसरा अनपेयर भी होते हैं, और जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ओड होते हैं, ठीक है, उनकी तादाद क्या होती है, ओड। और इनको लिखने का तरीका क्या है कि एलिमेंट के साइन के ऊपर एक छोटा सा डॉट डाल देते हैं, जिस तरह CH3। इसी तरह क्लोरीन जो है वो एक Cl2 जो है वो फ्री रेडिकल है। इस अगर इसका होमोलिटिक ब्रेकेज हो जाए, ठीक है, दोनों क्लोरीन जो है वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए, तो इसके पास जो होगा ये जो Cl2 है, इनका जो है कोवलेंट बॉन्ड वो ब्रेक हो जाए, तो फिर इसके ऊपर भी जो है वो हम डॉट डाल के इसको शो करवाते हैं, ठीक है। ये भी हो गया, और ये भी चीज़ पूरी होगी, और उसको जो है वो इस एलिमेंट के नेम के ऊपर एक डॉट डाल के इसको शो करते हैं, ठीक है।
आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।